हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस कोलरॉच लॉ। तो लास्ट क्लास में हम कोलरॉच लॉ पढ़ चुके हैं। इसकी नीड इसलिए पड़ी बिकॉज हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट डिल्यूशन पे नहीं एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। नाउ कोलरॉच लॉ क्या कह रहा है? कोलरॉच लॉ कह रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर हमें किसी का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है, तो आई होप अब आप इसे एप्टीट्यूड वाइज भी समझ सकते हो कि अगर किसी सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, तो अगर किसी इन दूसरे सॉल्यूशन से इसकी वैल्यू ए की निकाली जाए और बी की निकाली जाए और ऐड कर दिया जाए तो सेम आंसर आएगा। मींस इसका कोलरॉच का कहना था कि आयंस इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कोलरॉच लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो दिस वर्ड इज important, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। नाउ नेक्स्ट थिंग जो कोलरॉच लॉ कहते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन तो लिखा है बट इसे थोड़ा सा ब्रेक करके किसी की भी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, लाइक NaCl की, तो NaCl की मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। और अगर सॉल्यूशन में आयंस वेरी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल MgCl2, तो इसमें लैम्डा नॉट मैग्नीशियम का एक आयन है तो एक ही आयन का कंडक्टिविटी, क्लोराइड के दो हैं तो मल्टीप्लाई बाय टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ट्वाइस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयंस। मींस कोलरॉच लॉ कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी जो इलेक्ट्रोलाइट की होती है सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और एनायन होती है, ईच मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एक्स प्रेजेंट है तो एक्स कर लिए, वाई प्रेजेंट है तो वाई से मल्टीप्लाई करिए। दिस इज़ अ वेरी सिंपल कोलरॉच लॉ। अब इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, हम इससे और क्या क्या समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इस पे बेस्ड कुछ सिंपल क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। मान लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि कैल्शियम आयन का मोलर, ये एक्सपेरिमेंटली गिवन होगा, मोलर कंडक्टिविटी है 119 एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और क्लोराइड आयन का मोलर कंडक्टिविटी मेंशन है 152.6 एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब आपसे अगर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो इट्स दिस क्वेश्चन इज, अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। हमें कुछ नहीं करना है, बस अकॉर्डिंग टू कोलरॉच लॉ लैम्डा नॉट ऑफ CaCl2 कैल्शियम आयंस का मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्लोराइड आयंस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और उसकी वैल्यूज़ गिवन डेटा में से लिख देना है हमें 2 टाइम्स ऑफ 152.6 और ऐड करके सीधे हमें आंसर लिख देना है। अगर हम बोर्ड में लिख रहे हैं तो यूनिट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सेम वे अब ऊपर वाले क्वेश्चन को ही थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देते हैं हम आपके लिए, और ये आप ट्राई करिए। अगर क्वेश्चन में आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैग्नीशियम आयन का गिवन है 106 एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो आप चेक करिए और वेरीफाई करिए कि क्या लैम्डा नॉट ऑफ MgCl2, जो MgCl2 है उसका लैम्डा नॉट क्या होगा। सेम वे अगर इसी क्वेश्चन को और ऐड कर देते हैं कि लैम्डा नॉट ऑफ SO4 2 माइनस सल्फेट आयन का लैम्डा नॉट आपको मेंशन है 160, तो अब अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज़ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgSO4, तो इसे ट्राई करिए एंड वेरीफाई करिए क्या आंसर आ रहा है। आई होप दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी फॉर यू, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अनदर एप्लीकेशन की, अब सर ये कैलकुलेशन तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे इनकी तो मोलर कंडक्टिविटी हम पहले भी फाइंड आउट कर पा रहे थे। सर आपने ये जो पढ़ाया इसका एप्लीकेशन तो नहीं बता पा रहे हैं आप अभी भी, तो ठीक है फिर एक क्वेश्चन और करवाते हैं हम आपको। जैसे आपने थर्मोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन किया होगा हेस लॉ पे बेस्ड, ये कुछ उससे ही मिलता जुलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं कि जो लैम्डा नॉट m लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, और वो क्वेश्चन में गिवन है NaCl, HCl और NaAC। NaAC इज़ बेसिकली CH3CONa, सोडियम एसीटेट, तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं NaAC से। और लेट अस अज्यूम की जो इसकी वैल्यू है जो NCERT में एग्जैक्ट मेंशन है वही ले लेते हैं कि NaCl का 126.4 है और HCl का 425.9 है, और योर सोडियम एसीटेट इज़ 91
एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल मेंशन है। अब क्वेश्चन है कि कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO ये हमें फाइंड करना है। तो दिस इज़ आवर क्वेश्चन। नाउ अब हम बोलेंगे अब हमारे पास एप्लीकेशन आ गया है इसका। क्यों क्यों क्योंकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें फाइंड करना है एसिटिक एसिड। ओहो, एसिटिक एसिड का फाइंड करना है, ये जल्दबाजी में एच लिख दिया, CH3COOH। तो अब हमारे पास एग्जैक्ट एक्चुअल क्वेश्चन आया जिससे हम आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं कि हाँ अब आपको एक्सपेरिमेंटली तो आप एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते हैं, बट हाँ थ्योरेटिकली अब आप निकाल सकते हैं। कैसे कि आपको क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज़ गिवन है सबसे पहले लिख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू कोलरॉच लॉ। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोलरॉच लॉ बाय इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो कोलरॉच लॉ के अकॉर्डिंग लैम्डा नॉट NaCl जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इट इज़ इक्वल टू लैम्डा नॉट केटायन Na पॉजिटिव एंड लैम्डा नॉट एनायन। सेम वे लैम्डा नॉट HCl का भी किसके इक्वल होगा, ये भी केटायन H पॉजिटिव और एनायन Cl माइनस के इक्वल होगा। अब सॉल्ट्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो CH3CONA इज़ अ सॉल्ट। तो यहाँ आप सोचेंगे नहीं कि वीक पार्ट है तो पूरा डिसोशिएट करना है या नहीं करना है। तो देखिए बच्चों के मन में यही डाउट आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, तो तुरंत हमने इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया आपको। तो लैम्डा नॉट NaCl ये सारी वैल्यूज़ लिखनी है। नाउ अब हम देखना चाह रहे हैं हमारा एम क्या है। तो एम हमारा है लैम्डा नॉट ऑफ CH3COH को निकालना, जो हम डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते। हाँ, कहीं से अगर मेरे को CH3CO माइनस की वैल्यू पता चल जाए और H प्लस की वैल्यू पता चल जाए तो मैं इनको जोड़ के अपना एम अचीव कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ मैं। तो अब मेरे को कंसर्न किसके साथ रहना है, मुझे कंसर्न रहना है, मेरे को इसको बचा के रखना है CH3CO माइनस को, और मुझे H पॉजिटिव को बचा के रखना है। अब जब मुझे इसे बचा के ही रखने हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा इक्वेशन 1 है, टेक इट एज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अगर मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करता हूँ तो जो मैं चाह रहा था वो मेरे पास आ जाएगा CH3CO माइनस और H पॉजिटिव। लेकिन दोनों वो ऐड करते ही हमें ये बात समझ आ रही है कि तुरंत जैसे ही हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 2 एंड दिस इज़ इक्वेशन 2 एंड दिस इज़ इक्वेशन 3, तो दोनों येलो कलर को हम जोड़ रहे हैं। तो जैसे ही दोनों येलो कलर को जोड़ेंगे तो हमें समझ आ रहा है कि हमें Na प्लस की ज़रूरत नहीं है और Cl माइनस की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा आ गया। तो अब इसे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर NaCl को घटा दें तो जो हमें चाहिए एग्जैक्ट वही चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो जो काम हम इसकी इक्वेशन के साथ करेंगे वही काम हम इनकी लैम्डा की वैल्यू के साथ भी करेंगे। तो जैसे अगर NaCl का वैल्यू हमने ऊपर लिखा है 126.4 है, HCl का वैल्यू 425.9 है और इसका वैल्यू 91 है, तो हमारा आंसर भी इसी के अकॉर्डिंग चलने वाला है। इक्वेशन 2 425.9 को उठा लिया हमने और 91 को ऐड कर दिया और उसमें से NaCl की वैल्यू 126.4 को माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ गया 390.5, जो मैं ऑलरेडी कैलकुलेटर से करके बैठा हुआ हूँ। तो आप भी चाहें तो एक बार वेरीफाई कर लें, क्योंकि मेरे से भी कई बार कैलकुलेशन एरर हो जाता है। तो दैट इज़ आवर आंसर। तो देखिए दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉच लॉ। ये कोलरॉच लॉ का एप्लीकेशन है कि वी कैन फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एसिटिक एसिड एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल सकते थे, एक्सपेरिमेंटली हम किसका निकाल सकते थे, NaCl का और HCl का, और इन तीनों का एक्सपेरिमेंटली निकाल के हमने थ्योरेटिकली एसिटिक एसिड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नाउ सर अब दूसरा भी एप्लीकेशन क्या हो सकता है इसका। सपोज़ इस क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी मेंशन होता, ठीक है, तो आप और भी सॉल्व कर सकते थे। तो अभी इसी क्वेश्चन को हम बोलते हैं कि इस क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज़ ये क्वेश्चन का ए पार्ट है, अब इसका बी पार्ट ट्राई करते हैं। ये इसी में ही मतलब आप कोलरॉच इसे समझ लेंगे तो कोलरॉच लॉ के कोई भी न्यूमेरिकल कर लेंगे। इन 3 पार्ट के अलावा कोलरॉच लॉ पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। नाउ क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है क्वेश्चन में कि इफ़ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड हैज़ मोलर कंडक्टिविटी लेट्स से 40 S cm² per mole, then find degree of dissociation।
देन फाइंड, अब आप याद करिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, व्हाट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा हमारा, तो अब कुछ चीज़ें रिकॉल करने की रिक्वायरमेंट है तो उसे लिख देते हैं। पॉइंट 1 मोलर एसिटिक एसिड हैज़ मोलर कंडक्टिविटी। पहला तो इम्पॉर्टेंस इस बात का है कि ये 40 एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये क्या है। फिर दूसरा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्वेश्चन में पूछा है ये क्या है, तो फाइंड करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है क्वेश्चन में, मतलब अल्फ़ा पूछा है, और ये जो मेंशन है क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी, ये लैम्डा सी एम है, ये ध्यान रहे, ये लैम्डा सी एम है। वाई इट इज़ लैम्डा सी एम, क्योंकि 0.1 मोलर एक गिवन कंसनट्रेशन पे ये वैल्यू है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, कभी भी ये क्वेश्चन नहीं होता तो रीज़न बस यही होता है कि हमें फॉर्मूला नहीं पता होता है, तो जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला। गिवन कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डिल्यूशन वाली मोलर कंडक्टिविटी से अगर डिवाइड कर देते हैं तो वी गेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 40 वैल्यू हमने इसलिए लिया है ताकि आप अप्रॉक्स आंसर निकाल सकें। 40 390 को मैं ऑलमोस्ट 400 ले लेता हूँ, एंड आवर आंसर इज़ 0.1। इन केस क्वेश्चन में परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा हो तो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फ़ा, इट इज़ नथिंग बट 100 इंटू अल्फ़ा, तो आवर आंसर इज़ अप्रॉक्स 10%। सर अब और क्या एप्लीकेशन हो सकता है, और इसका एप्लीकेशन सोचते हैं, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं इसी पे बेस्ड। सी पार्ट इसी क्वेश्चन का ट्राई करते हैं। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। अब क्या होता है, ये क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन क्योंकि 11th की बहुत टाइम हो गया आपको, तो अब उस केस में क्या होता है, जैसे ही लिखा आता है कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, अब आपको सबसे पहले सोचना है कि वो क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है। तो यहाँ आपको ये फाइंड आउट करना है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब वो क्वेश्चन में आपसे के निकलवाना चाह रहा है। ओके, वैसे तो ये आप डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हैं, क्योंकि ये मानते हुए कि आप हो सकता है भूल चुके हो, अगर आपको याद हो तो फटाफट 10 सेकेंड्स आगे करके या 1 मिनट आगे करके आप सीधे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो जैसे अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी है, इक्विलिब्रियम पे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फ़ा होता है दैट इज सी अल्फ़ा। तो एसिडिक कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हमने 11th क्लास में लिखा है, कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो वैल्यू होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। अब हम यहाँ पे सबका वैल्यू रख रहे हैं सी अल्फ़ा, दोनों की वैल्यू। एसिटेट जो CH3CO माइनस है इसकी वैल्यू सी अल्फ़ा है, H प्लस की वैल्यू भी सी अल्फ़ा है, तो सब्सटीट्यूट करते हैं सी इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा को इग्नोर कर देंगे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, वी गेट सी अल्फ़ा स्क्वायर। तो नाउ वी कैन फाइंड एसिडिक कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एसिडिक कांस्टेंट। इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पज़ डिटेल में बस ये है कि अगर आप 11th का इक्विलिब्रियम भूल चुके हैं तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे सर ये भी एक्सप्लेन कर दो कि सी इंटू सी माइनस अल्फ़ा कैसे आया, तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि मेरा चैनल में जाके आप सीधे आयनिक का डेरिवेशन वाला पार्ट देख लें, बिकॉज अब मैं समझा भी दूंगा तो आप भूल चुके हैं तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए या तो आप इसे सीधे इस पॉइंट को क्रैम कर लीजिए, नहीं तो उस वीडियो को देख लीजिए। तो K इज इक्वल टू एसिडिक कांस्टेंट सी अल्फ़ा स्क्वायर आया हमारा, तो सी अल्फ़ा स्क्वायर। नाउ कंसंट्रेशन गिवन है क्वेश्चन में बी पार्ट से, क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन में है तो यही यूज़ करोगे 0.1। अल्फ़ा हमारा आ चुका है 0.1 का स्क्वायर, तो वी गेट 10 रेज टू पावर -3, तो दैट इज़ आवर एसिडिक कांस्टेंट। इन तीनों क्वेश्चन को करने के बाद वी कैन कंक्लूड, हम कोलरॉच लॉ का एप्लीकेशन कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉच लॉ, और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड्स CBSE, और स्टेटमेंट की फॉर्म में आपका नीट में पूछ लिया जाता है। नीट में थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा आता है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि ये पूरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन वाला पार्ट आप ढंग से कंसेप्चुअली से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉच लॉ, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा नॉट एम क्या होता है याद कर लीजिए, इट इज़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप यहाँ पे चाहे तो एक ही पॉइंट में लिख सकते हैं, बोर्ड्स में आप इसे 3 पॉइंट्स में लिख लेना, यहाँ हम एक पॉइंट में ही लिख देते हैं। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका सेकंड एप्लीकेशन हो गया, जो हमने इसका क्वेश्चन का बी पार्ट किया था, इट इज़ अल्फ़ा। या
इट हेल्प्स इन फाइंडिंग एसिडिक कांस्टेंट और dissociation constant, acidic constant और dissociation constant of मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो है ऑफ वीक एसिड। इसे बिल्कुल भी भूल मत जाना। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में अल्फ़ा 1 होता है, वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं, है तो उसके लिए भी, बट यू कैन से सिग्निफिकेंस इसीलिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज़ ऑफ वीक एसिड बिकॉज स्ट्रॉन्ग का एक्सपेरिमेंटली। बट अगर कोई बोल रहा है, एनसीईआरटी तो नहीं कहती है कि कोलरॉच लॉ सिर्फ वीक के लिए है, बट ये है कि वीक के लिए स्ट्रॉन्ग का तो एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, इसलिए ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है। बट अब आप एप्टीट्यूड वाइज सोच सकते हो कि आप इसे स्ट्रॉन्ग के लिए लगा सकते हो, वीक के लिए भी। तो यू कैन से इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट।